हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। हाँ, तो अपना जो टॉपिक था वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या आई थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, किसी बिंदुवत आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया था वो क्या आया था, वो सुनना भाई ध्यान से, है ना। वही चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी किसी बिंदुवत आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इसका जो मान आया था बिंदुवत आवेश के कारण वो आया था KQ/r², KQ/r², ठीक है। तो यहां से K का जो मान था वो क्या था, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये कब था, जब माध्यम कैसा है, निर्वात माध्यम है। कैसा माध्यम है भाई? निर्वात माध्यम, ठीक है। अन्य माध्यमों के लिए अगर हम बात करें तो अन्य माध्यमों के लिए क्या आएगा भाई मान निकल के, K बराबर होता है 1/4πε0 ठीक है, यही मान होता है। और ये मान अगर मैं समीकरण पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, EM बराबर माध्यम की विद्युतशीलता 1/4πε0 Q/r², ठीक है, Q/r², ये मान निकल के आता है। ठीक, तो यहां से हमें पता चल गया कि एप्सिलॉन एम का जो मान है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो एप्सिलॉन आर यानी माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों समीकरणों से तुलना करता हूं, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो अगर मैं दोनों समीकरण की तुलना करता हूं कैसे, कि सब 2 में 1 का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग देने पर, तो क्या आएगा निकल के मान, ये आएगा EM/E बराबर, देखना Q/r² से Q/r² कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0 से 1/4πε0 का हो जाएगा, और एप्सिलॉन एम क्या आएगा, 1/r आ जाएगा ये। ठीक है, ये बचेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि, या इसको मैं लिख सकता हूं EM बराबर E/εr। ठीक है भाई, ये मान निकल के आया। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का जो मान है वो 1 से अधिक होता है। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 से अधिक होता है। और जब एप्सिलॉन आर का मान 1 से अधिक होगा तो उस कंडीशन में EM का मान, मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अतः EM जो है क्या होगा, एक, इसका मान 1 का, 1 से बड़ी संख्या का जब मैं भाग लगाऊंगा तो इसका मान कम होगा और इसका मान ज्यादा, इसका मतलब ये प्राप्त होगा। ठीक है, कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निर्वात माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होती है, कम प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मान चलो माध्यम क्या हो, धातु माध्यम हो, सोना चांदी तांबा जो भी है, धातु माध्यम है, तो धातु माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, और जब अनंत का भाग लगाएंगे तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, 0 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। ठीक है, ध्यान रखना, एप्सिलॉन आर का मान अनंत, और अनंत का किसी संख्या में जब भाग लगाते हैं तो मान हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब किसी धातु माध्यम, ठीक है, के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। बात क्लियर हो गई होगी सबके? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं भाई। हाँ भाई, हो गया होगा। चलो इसको मिटा देता हूं, फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, है ना। तो ये मिटा देता हूं। तो ये चीज हमें पता चल गई क्या, कि माध्यम अगर कोई है तो उस माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, निर्वात की अपेक्षा कम प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, उस विद्युत क्षेत्र का मान
का मान ज्ञात करो, उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें स्थित इलेक्ट्रॉन पर, जिसमें स्थित इलेक्ट्रॉन पर, जिसमें स्थित इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल उसके भार बल के बराबर हो, उसके भार बल के बराबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका यही होता है, सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का? सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या होता है कि जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसके अंदर जो जो राशि हमें दे रखी है उसको नोट करना है, जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला देखना है, फिर उस फॉर्मूले में ये देखना है कि हमें जो दिया है उसमें से कौन सी राशि गायब है ना। तो सबसे पहले वो राशि गायब, जो गायब राशि है उसको हम ज्ञात करेंगे, उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की भाषा सुने कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक, देखना ध्यान से कि उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसमें स्थित इलेक्ट्रॉन पर, जिसमें स्थित इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल उसके भार बल के बराबर हो, ये चीज हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि साहब ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है साहब, ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है वो कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है ना। अब उस विद्युत क्षेत्र की दिशा आप लोग किधर भी लगा सकते हो, है ना, किधर भी लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, वो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लगने वाला जो बल होगा विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर, उसके भार बल के बराबर हो जाए। तो भार बल के बराबर होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो संतुलन की अवस्था में हो जाए। और संतुलन की अवस्था में कब होगा? ये तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन, देखो दो चीज होती है अपनी, है ना, वो ध्यान से सुनना, दो चीज होती है। एक तो होता है कण स्थिर। कण स्थिर होगा कब होगा? जब इस पर लगने वाला बल इधर का बल इधर के बल के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी बल का मान, परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा, परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। तो कण क्या है? स्थिर अवस्था में। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि अगर मैं ये कहूं कि कण जो है वो नियत वेग से आ रहा है, नियत वेग से, नियत वेग का मतलब, नियत वेग का मतलब त्वरण 0 और त्वरण 0 का मतलब परिणामी बल 0। इसका मतलब कि उस पर दोनों तरफ, नीचे की ओर और ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वो दोनों क्या होंगे? परिमाण में बराबर होंगे। बात क्लियर हो गई, है ना। तो चाहे वस्तु स्थिर हो चाहे नियत वेग से गतिशील हो, परिणामी बल अगर 0 है तो इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे जो लगने वाला जो बल है वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सबके, है ना। तो देखना ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो भारबल होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो भारबल होगा उसका मान कितना होगा वो बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन पर भारबल कितना होगा? तो भारबल कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पर? वो कितना लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ये तो सबको पता ही है कि कितना लगेगा। W बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। तो भारबल कितना होता है? W बराबर mg। यही तो होता है भारबल। ठीक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगना चाहिए वो किधर लगना चाहिए बताओ? ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। कितना लगेगा? ए वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर। इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, और इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है कि बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। माइनस चिन्ह बता रहा है, ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है
किसकी, कि बल अगर ऊपर की ओर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, नीचे होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किधर होगा, ई वेक्टर नीचे की ओर होगा। क्लियर हो गया है ना। तो बस यहाँ कुछ नहीं है, बस जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा कर रहे हैं हम, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो जिसमें इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण विपरीत दिशा में बल लगेगा। ठीक है, कारण लगने वाला जो बल है उसके भार बल के बराबर हो। इसका मतलब भार बल के बराबर इस प्रकार होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो पता चल गई किधर है, भार बल की ओर है। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा वो निकालना है हमें, मान कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आंसर लिख देते हैं इसका। प्रश्नानुसार हमें क्या होगा कि भार बल, प्रश्नानुसार क्या होगा, जो भार बल होगा वो विद्युत जो बल है उसके क्या होगा, बराबर होगा। एक चीज और कि सदिश राशियों में परिमाण जो है वो हमेशा धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, माइनस जो है सदिश राशियों में वो केवल और केवल दिशा व्यक्त करता है। माइनस चिन्ह जो है वो केवल और केवल दिशा व्यक्त करता है। तो इसलिए जब भी हम परिमाण के रूप में लेंगे तो चाहे वो प्लस क्यू आवेश हो चाहे माइनस क्यू आवेश हो, हमेशा प्लस ही लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह आ रहा है तो माइनस नहीं लेंगे हम, यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे भाई, प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है प्रश्न में कि लगने वाला बल भार बल के बराबर होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र के कारण किस पर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा भाई बताओ, F बराबर ई। देखो मैंने परिमाण के रूप में लिखा है, दिशा नहीं लगाई मैंने, वेक्टर नहीं लगाया। तो जब परिमाण के रूप में लिखें चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, हमेशा पॉजिटिव मान आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला भार बल क्या होगा, वही W बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, MEG। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों बल क्या है, बराबर है। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा, F बराबर W के हो जाएगा। ठीक है, F बराबर किसके हो जाएगा, W के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, या E बराबर आ जाएगा कितना, ME इंटू G। ठीक है, बस तो आंसर आ गया अपना। अतः E बराबर कितना आ गया, MEG बटा स्मॉल e। ठीक, मान रखो तो क्या आ जाएगा यहाँ से, या E बराबर द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, G का मान पृथ्वी सतह पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां से ये मान निकल के आया, इसका हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, देखना कितना मान निकल के आता है। तो इसको लगभग हम क्या मान ले भाई, 9 मान ले। ठीक है, लगभग 9 मान लो। ठीक, इसको कितना मान ले, लगभग 2 के समथिंग मान लो। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो काट देते हैं पहले। ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और नहीं कट रहा है ये 4 से, है ना, 2 से काट के देखें तो 2 से ये कितनी बार जा रहा है, 0.8 बार। ठीक, ये कितनी बार जा रहा है 2 से, 2 चौके 8, 2 नाम 18। ठीक है, 4.9 इतना जा रहा है। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें भाग लगा दो। चलो ठीक है, तो 9 का गुणा इससे करो और 8 का भाग लगा देंगे हम। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट से एक पॉइंट हटा दिया, 9 मान लेते हैं, 9.1 को 9 मान लिया लगभग। तो कितना आ जाएगा, 9 नाम 81, 8 बचा और 9 चौके 9 चौक 36। ठीक है, और कितना बचा था यहाँ पर, 8 बचा था और 36 और 8 कितना हो गया, 36 और 8 44, 1 दशमलव, इसको मैंने हटा दिया है।
ठीक है, दशमलव हटा दिया, क्यों 9.1 से गुणा नहीं किया मैंने, केवल किससे किया है, 9 से गुणा किया है, बटे क्या बचा 8 गुणा 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 और 31 -31 में से अगर +19 घटाना है तो कितना बचेगा 12। ठीक है, तो ये बच गया 10 की घात -12। कितना बचेगा 10 की घात -12 बचेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां से 8 का भाग लगा दो इसमें, 8 8 पन 40, 8 पन 40 और 4 बचा वही 8 पन 40 दशमलव 8 एकम 8। ठीक है, और 8 दूनी 16 इंटू 10 की घात -12। सार्थक अंकों में लिख देते हैं 5.512 गुणा 10 की घात -11। ठीक है, मात्रक न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट पर मीटर, इतना आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सबके? तो कितना आंसर आ गया 5.512 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन पर कूलम। ठीक, क्लियर है सभी के, है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। हाँ भाई, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ठीक है, मिटा देता हूं ये। तो बस कुछ नहीं करना यहाँ पर, बस एक चीज ध्यान रखनी है ना, कि क्वेश्चन किस प्रकार कह रहा है। बस यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों बल पहले बराबर किए, उसके बाद फिर हमने यहाँ से वेक्टर चिन्ह जो लगा है, अपना बल सदिश राशि होती है, उसके हिसाब से हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा लगा ली। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है? हाँ जी, मिटा देता हूं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और कि जो मैंने यहाँ पर बलों के अध्यारोपण सिद्धांत से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, याद होगा, है ना, लास्ट वीडियो के अंदर। तो जहां बलों के सिद्धांत पर आधारित जो क्वेश्चन किए थे, इसी प्रकार हम उसी सिद्धांत पर विद्युत क्षेत्र, बल के स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जिस प्रकार हमने वहां पर बल ज्ञात किया था अध्यारोपण सिद्धांत से, इसी प्रकार यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उन सारे प्रक्रमों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि +20 माइक्रोकूलम तथा +20 माइक्रोकूलम तथा +80 माइक्रोकूलम, +20 माइक्रोकूलम तथा +80 माइक्रोकूलम के दो बिंदुवत आवेश, ठीक है, एक का मान कितना है +20 माइक्रोकूलम है और एक का मान कितना है +80 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और ये दोनों परस्पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, दोनों आवेश जो हैं वो परस्पर कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तब उनको मिलाने वाली रेखा, ठीक है, यानी दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, उसके किस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो मिलाने वाली जो रेखा है, इसके किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, 0 होती है, 0 होगी। ठीक है भाई, बस ये क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इसका वो बनाते हैं हम डायग्राम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आवेश तो ये रहा जिसका मान है +20 माइक्रोकूलम, एक आवेश ये रहा जिसका मान है +80 माइक्रोकूलम, और दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रही। ठीक है, और दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। ठीक है भाई, कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं।
अब ये कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के, है ना, मध्य में, मध्यम बात कर रहे हैं ना, या फिर बाहर भी हो सकता है, मध्य में भी हो सकता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। जो बिंदु है वो इनके मध्य भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। क्लियर? क्यों? मिलाने वाली रेखा है। अब मिलाने वाली रेखा कहीं तक भी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम इसके मध्य में चर्चा करते हैं पहले तो मान लेते हैं कि इसके मध्य में कोई बिंदु यहां स्थित है, ठीक है, ये P बिंदु है, और इस P बिंदु पर दोनों के कारण परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो E वेक्टर जो है वो यहाँ पर कितना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? 0। किस पर? P बिंदु पर। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मान के चलना हमें कि इस पर स्थित जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका मान 0 है। ये हम मान के चल रहे हैं, किसके कारण? उसने क्वेश्चन में क्या रखा है ना, तो क्वेश्चन के अनुसार चलना हमें, ठीक है। तो देखना, तो सबसे पहले तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखो। तो याद करो, बिंदुवत आवेश के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, तो इसके कारण जब इस बिंदु पर निकालेंगे तो आवेश जो है वो केवल इसका आएगा, यानी इस पर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? ये हम बात कर चुके थे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये कोई बिंदु आवेश है और इससे किसी बिंदु पर, और वो मान लिया मैंने कितनी दूरी पर है? इससे x दूरी पर स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं कि माना वह बिंदु प्लस 20 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर स्थित है, x दूरी पर स्थित है, ठीक है भाई, x दूरी पर स्थित है। क्लियर? जहां बिंदु P 20 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर स्थित है, जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है? जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है भाई? 0 है, ठीक है। ये है। तो बताओ कि इस प्लस 20 माइक्रोकूलम के कारण इस पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? ठीक है। अतः प्लस 20 माइक्रोकूलम आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई? विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलो E1, यानी इसके कारण, प्लस के कारण। तो देखो P पर जब विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं? किसी परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। तो परीक्षण आवेश की कल्पना करने से इस पर Q0 आवेश है, तो इस प्लस के कारण प्लस पर लगने वाला बल किधर होगा? इस दिशा में। तो क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी? इसी दिशा में, ना। तो इसको मैं बोल रहा हूं क्या? E1 वेक्टर कह दिया मैंने। तो बस, तो E1 वेक्टर बराबर कितना आ गया अपने पास? वेक्टर लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो परिमाण के रूप में लिखो, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे आगे। तो परिमाण के रूप में लिख दिया तो कितना आया मान? वही Q कितना है? प्लस 20 माइक्रोकूलम, है ना। तो 20 माइक्रो कितना है? 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 बटे R कितनी है? x²। ठीक है भाई, ये E1 का मान आ गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम 80 माइक्रोकूलम के कारण निकालें। तो 80 माइक्रोकूलम के कारण बताओ किधर होगा बल? इसी दिशा में, और क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में। वो मान ली मैंने E2 वेक्टर है, ठीक है। दूरी कितनी होगी इन दोनों के बीच की? तो दूरी कितनी हो जाएगी दोनों के बीच की? बताओ। ये 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, तो ये कितनी हो गई? x है। तो 10 में से x घटा दो, 10 - x, ठीक है। ये मान आ गया। ध्यान रखना, ये जो x है वो सेंटीमीटर में है, x सेंटीमीटर, ठीक। तो x सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखना। इसी प्रकार क्या होगा? देखो, प्लस 80 माइक्रोकूलम आवेश कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? E2 वेक्टर बराबर मॉड लगा रहे हैं कि 80 गुणा 10 की घात -6 बटे R कितना है? 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक है।
सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे तो इस पर परिणामी क्षेत्र कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही तो कह रहा है, परिणामी क्षेत्र 0 कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है? तो बल क्या हो जाएगा, परिणामी स्थिर हो जाएगा। पी बिंदु क्या हो गया, स्थिर हो गया। इसका मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों तरफ का बल बराबर है, दोनों तरफ का क्षेत्र बराबर है, तो इसका मतलब इस पर परिणामी क्षेत्र कितना होगा, 0। ठीक, तो प्रश्नानुसार ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 0 कह रखा है उसने, ईपी मॉड बराबर 0। ये कब होगा, अर्थात कब होगा ये, जब E1 वेक्टर का मॉड बराबर होगा E2 वेक्टर के मॉड के। ठीक है, तो दोनों मान बराबर कर दो। तो के 20 गुणा 10 की घात -6 बट्टे x² बराबर होगा के 80 गुणा 10 की घात -6 बट्टे 10 - x का होल स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो स्क्वायर है, तो 10 की घात -2 होता है 1 सेंटीमीटर मीटर, है ना। तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है ना क्या कह रहा हूं मैं। यहाँ भी सेंटीमीटर अगर लिखना चाहो तो लिख दो। चलो, ये क्या कर दिया हमने, x गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, और ये भी लिख दिया मैंने कि 10 की घात -4 गुणा में, क्यों, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 10 की घात -4 स्क्वायर का स्क्वायर गुणा होता है घात की घात का आपस में। तो यहां से इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो ये 10 की घात -4 और यहाँ भी 10 की घात -4। ठीक है, तो देखो यहां से k से k गया, -6 से -6 गया, -4 से -4 गया, और 0 से 0 गया, और 2 से 4 बार। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ से, ये बच गया 1/x² बराबर 4/10 - x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है। दोनों तरफ का देखो वर्गमूल ले लें, है ना, तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, x का वर्गमूल x² का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 10 - x² का कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। ठीक है, बजगुणा कर दो, बजगुणा करेंगे तो 10 - x बराबर कितना आ जाएगा, 2x, x को उधर ले जाओ तो ये आ गया 3x बराबर 10, तो x बराबर आ गया 10/3, और मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ध्यान रखना, x का मान क्या है, सेंटीमीटर में। क्लियर है? ठीक है, तो x का जो मान लिया था हमने वो किस में लिया था, सेंटीमीटर में लिया था, तो यहाँ x बराबर कितना आ गया, 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि देखो ये 10 सेंटीमीटर है बीच की दूरी, और हमने बिंदु जो लिया वो कहां लिया है, बीच में लिया है। अगर मैं इसको मीटर मानता हूं, तो मीटर मानने पर क्या हो जाएगा, देखना 3 का भाग लगाओ, तनाम 3 मीटर हो गया, और 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं, और 300 सेंटीमीटर मतलब कहां गया बिंदु, पता ही नहीं जन कहां गया जो हमने माना था। बात समझ में आ गई सबकी? क्लियर है? तो इसका मतलब प्लस 20 माइक्रोकूलम आवश्यक कितनी दूरी पर होगा बिंदु P, 10/3 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार और गौर से देख के और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, तो बस यहाँ पर ये मान अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आंसर जो आया अपना वो कितना आया, 3.3 सेंटीमीटर आ गया, उसका जो मान आएगा निकल के। ठीक है, 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक भाई, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस ये देखना है कि जो बिंदु P है, अगर बाहर होता, बाहर मान लेते कि साहब यहाँ होता, है ना, तो यहाँ से बस दूरी का मान चेंज होता और कुछ नहीं होता, है ना। दूरी चेंज कर देते हम यहाँ से कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाती, चेंज हो जाती। ठीक है, और उसके हिसाब से वही समीकरण अपने पास यहाँ प्राप्त होता, और इसी समीकरण से हम यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर वो पूछे कि प्लस 80 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर है वो बिंदु P, पूछ लिया जाए कि प्लस 80 माइक्रोकूलम से कितनी दूरी पर होगा, तो बताओ कितनी दूरी पर होगा प्लस 80 माइक्रोकूलम से।
कुछ नहीं, इसको 10 में से घटा दो, 10 में से घटा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में अच्छे से। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, हो गया होगा, हो गया होगा। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक भाई, हाँ ले लेना स्क्रीनशॉट इसका।